हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आर्थिकी मैंने शुरू कर दी है। ये दूसरा लेक्चर आर्थिकी का है और पहला लेक्चर में आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्यार लाड दुलार दिया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आप सभी लोगों का रहा। बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा है कि मैम वीडियो री एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए आप क्लासें बनाना शुरू कर दी। तो बेटा आप सभी लोग बस थोड़ा-सा इंतज़ार करें, ते 14 मई के बाद उसमें वर्क करेंगे। अभी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है तो थोड़ा-सा अभी इन बच्चों के लिए भी वर्क करना मेरे लिए ज़रूरी है। तब तक आप सभी लोग बस 14 मई तक थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिएगा। 14 मई जैसे ही संडे बीतता है, वैसे ही मंडे से काम स्टार्ट करने की 100% प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मैं काम स्टार्ट कर दूँ वीडियो री एग्ज़ाम के लिए। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि यूपी स्पेशल पढ़ा दीजिएगा, आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं यूपी स्पेशल, बहुत अच्छे से समझ में आ जा रहा है, मैं टेक्नोलॉजी से संबंधित हूँ। एक स्टूडेंट ने तो कमेंट तक किया कमेंट बॉक्स में कि मैं टेक्नोलॉजी की हूँ, फिर भी आपकी क्लास मुझे बहुत पसंद आती है। बहुत अच्छी बात है और बहुत-बहुत थैंक यू कि ऐसे बच्चे भी पसंद कर रहे हैं। क्योंकि हिंदी केवल जो मेरी मातृभाषा है, जो मेरी राष्ट्रभाषा या राष्ट्रीय भाषा है, सिर्फ़ हम इसी पर बात करते हैं, तो ऐसे अगर लैंग्वेज से आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है, तो बहुत बड़ी बात होती है। और हिंदी भाषा लोग या हिंदी भाषी लोगों के लिए तो ये क्लासें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बस आप सभी लोग धैर्य बनाकर देखते रहिए। और जब एग्ज़ाम हॉल पर बैठिएगा, तो एक बार याद कर लीजिएगा कि ऐसा-ऐसा बताया गया था, यही एग्ज़ाम में आ रहा है क्या? और जब आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैम आपकी क्लास से इतना-इतना फँसा था। चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने आपसे आप सभी के बीच में आर्थिकी में बहुत सी बातों को लेकर चर्चा की थी। वहाँ से सबसे पहली बात महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम थे। प्रमुख योजनाओं पर बात किए थे, राष्ट्रीय आय पर बात हुई थी और कृषि उत्पादन पर बात हो गई थी। यहाँ तक बात हो गई थी। आज हम बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्र की, परिवहन क्षेत्र की, वैदेशिक क्षेत्र की, ऊर्जा क्षेत्र की, पर्यटन क्षेत्र की, बैंकिंग क्षेत्र की, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के क्षेत्र पर, वैश्विक सूचकांक के क्षेत्र पर, बागवानी फसलों पर, पशुधन एवं मत्स्य पालन पर और उसके बाद 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट पर, सेरिकल्चर पर और यहाँ से इसके बाद आपकी भारत वन स्थिति रिपोर्ट ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखी, फिर भी थोड़ी-थोड़ी आज चर्चा करेंगे। लंबी क्लास होने वाली है और फिर उसके बाद अगली क्लास में मैं पूरा प्रयास करूँगी कि एक और क्लास जाए और उसके बाद आपका खनिज उत्पादन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको मैंने इसलिए आज नहीं किया, कल करेंगे मतलब अगली क्लास में, ताकि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो बिल्कुल ना गलत हों आप सभी लोगों के, ठीक है? बहुत से बच्चे कहते हैं आप थोड़ा स्पीड से और स्पीड से बढ़ाएँ। हमको लगता है पूरे यूट्यूब पर मैं ही इतनी स्पीड से पढ़ाती होंगी, शायद। क्योंकि इतनी स्पीड मैं जितनी देर से खड़ी होती हूँ, जब तक क्लास नहीं खत्म हो जाती, तब तक रेगुलर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बोलती ही रहती हूँ। तो आई होप कि आप सभी लोग ये सारी बातें समझ सकते हैं, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। जैसे मैंने औद्योगिक क्षेत्र की बात की, औद्योगिक क्षेत्र में क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, ऐसे कौन से टॉपिक होंगे जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है? और जो ये मेरी ये स्पीड है, ये इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत करीब आ चुका है। अब हमारा और आपका हाल-चाल लेने का वक़्त नहीं है, ठीक है ना? और 20 मई से जैसे मैंने बताया यूपी पीसीएस के लिए फाउंडेशन का बैच शुरू हो रहा है, तो आप सभी लोग ले सकते हो, जो लोग इच्छुक हैं, ठीक है? एग्ज़ाम देने के बाद भी ले सकते हो, जो अब आपको समझ में आए कि हाँ, आ रहा है। आइए, तो आपको बहुत सी चीज़ें जैसे भारत में सार्वजनिक उद्यम है, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? जैसे इसमें एलआईसी, एफसीआई, एनटीपीसी, ओएनजीसी इत्यादि ये सारी कंपनियाँ आती हैं। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों द्वारा संचालित इकाइयाँ सेल, भेल इत्यादि शामिल थे। सबसे बड़ी बात ये हो गई कि नवरत्न, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाते हैं आपके। कहा गया ये सार्वजनिक उपक्रमों का एक विशिष्ट वर्ग है। इस धारणा का प्रारंभ 22 जुलाई 1997 से किया गया। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, तो आप कहेंगे 12 नवरत्न कंपनियां हैं। मैंने आप सभी को दिखा दिया है, इनको आप एक बार सिर्फ देख लेंगे, ये 12 जो नवरत्न कंपनियां। नवरत्न कंपनियां किनको कहा जाएगा? वे कंपनियां या ये कंपनियां जो 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती, उन्हें ही नवरत्न कंपनियां कहा जाता है, 1000 करोड़ रुपए तक का, ठीक है? आइए, इतनी बात आपको याद रखनी है। और कहा गया है यह महारत्न जो होती हैं, ये नवरत्न है, यह नवरत्न की एक विशेष श्रेणी है। यह धारणा का आरंभ 4 फरवरी 2010 को किया गया था, महारत्न। अब महारत्न कंपनियां कितनी, तो वो भी आपकी 12 हैं।
कितनी 12 कंपनियां जो निम्न है, ठीक है ना, जो निम्न है, ये कंपनियां 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती हैं। जो नवरत्न कंपनियां वो 1,000 रुपए तक का कर सकती हैं, जो महारत्न कंपनियां वो 5,000 करोड़ रुपए तक का वो 1,000 करोड़, 1,000 रुपए नहीं, 1,000 करोड़ रुपए तक कर सकती है, ठीक है। देखिए इसके बाद आता है मिनी रत्न। ये कहा गया इस धारणा का प्रारंभ 8 अक्टूबर 1997 को किया गया था। इसकी दो श्रेणियां होती है, एक मिनी रत्न फर्स्ट और सेकंड। अब मिनी रत्न फर्स्ट कंपनियां कितनी, तो 62 है। मिनी रत्न सेकंड कंपनियां कितनी है, तो 12 है। तो मिनी रत्न जो पहली श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, इनको कहा जाता है 500 करोड़ रुपए या अपनी परिसंपत्ति के बराबर जो भी कम हो तक का निवेश स्वविवेक, मतलब लगभग 500 करोड़ रुपए तक का ये स्वनिवेश कर सकती हैं। जो सेकंड वाली होती है, सेकंड श्रेणी की, उनको कहा गया ये 2.5 करोड़ रुपए तक, 250 करोड़ रुपए तक का स्वनिवेश कर सकती हैं, ठीक है। इनको याद रखना है, बस इतना ही है, ठीक है। अगला कहा गया प्रमुख कोर या उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दरें। तो 2022-23 का देखिए वृद्धि दर आया है, तो कोयला में वृद्धि दर की गई है, ठीक है। और आपका कच्चा तेल में माइनस गया, देखिएगा 22-23 में देखिए माइनस हो चुका है इतना। आप इनको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने छोड़ रखा है। छठी आर्थिक गणना, ये भी नहीं पूछा जाएगा आपके बीच में। आइए अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और ये पूछा जा सकता है भारत में आर्थिक गणना कौन सी चल रही है, ठीक है ना, कौन सी आपकी चल रही है। तो आप पहले तो, आप जिन लोगों ने बुक नहीं ली है तो बुक ले लेंगे और फटाफट आप उसको देखते जाएंगे। तो अभी वर्तमान में 7वीं गणना जारी है और छठी गणना पूरी हो चुकी है। ये आपको दिमाग में मोटी मोटी बात को रखना है, क्या करना है, मोटा सा अपने दिमाग में इस बात को रखना है। आइए आगे चलते हैं, आगे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं। कहा गया आपको यहाँ पर कुछ अब नहीं देखना है, ये देखना है कि कुल उद्योगों में से 22.6% प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है, जिससे कृषि क्षेत्र में 22.45% का कार्य करते हैं। खनन और उत्खनन में इतने प्रतिशत, ये भी नहीं याद करना है, सिर्फ आप और सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है कि उद्योग क्षेत्र में क्या होगा, उद्योगों में से 22.6% प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है। आगे कहा गया है शीर्ष 5 राज्य अर्थात उत्तर प्रदेश शामिल है, अर्थात उत्तर प्रदेश। अब क्या कहा गया देखिएगा, जो शीर्ष 5 राज्य, उनमें प्रथम स्थान आपका उत्तर प्रदेश है, 11.43%, 11.43%। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है, तमिलनाडु चौथे नंबर पर है और आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पर है। देश के कुल उद्योग संख्या का लगभग 50% की गणना की गई है। इसको मोटी मोटी बात आप अपने दिमाग में, केवल आप शीर्ष 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश हमारा पहला नंबर है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आइए अगला पॉइंट है, आप ये मत सोचिएगा अरे आप ये सब बता नहीं रही तो आएगा, तो क्या आएगा ही नहीं। हाँ, आपको यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है, हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएंगे हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। मैं ऑप्शन देती हूँ, 7 अगस्त को, 7 जुलाई को, 7 अक्टूबर को, 7 नवंबर को। अब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहा गया है 7वीं आर्थिक गणना, 7वीं आर्थिक गणना आप सभी के बीच में हुई है। तो 7वीं आर्थिक गणना के क्षेत्र कार्य की शुरुआत 29 जुलाई 2019 को त्रिपुरा से की गई थी। कहां से, त्रिपुरा से, इंपॉर्टेंट है। तो 7वीं आर्थिक गणना हुई है, कहां से शुरू की गई, तो पूर्वोत्तर भारत का ये राज्य त्रिपुरा, तो त्रिपुरा से की गई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यह कार्य पुदुचेरी में किया गया, कहां पर, पुदुचेरी में। शुरुआत कहां से हुई, त्रिपुरा से, फिर उसके बाद पुदुचेरी में भी इसका कार्य क्षेत्र हुआ, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए देखते हैं। कहा गया वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत का सड़क नेटवर्क लगभग 63.32 लाख किलोमीटर है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। अब आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि सड़क नेटवर्क है, देखिए भारत का सड़क नेटवर्क विश्व का किस नंबर पर आता है, तो सेकंड नंबर पर आता है। किस नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 14,49,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख।
तो 1,44,955 किलोमीटर है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। हो सकता है आपको जब फैक्चुअल पूछता है ना तो फैक्ट में ये भी रख दे कि कितने किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई, तो 1,44,955, 1,44,955 किलोमीटर, 1,44,955 किलोमीटर। कई बार आप पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। देखिएगा, इंपॉर्टेंट मैंने क्यों लगा रखा है। कहा गया है NHAI ने महाराष्ट्र में NH53 पर अमरावती और अकोला के बीच 105 घंटे 33 मिनट के रिकॉर्ड समय में 75 किलोमीटर एकल सिंगल लेन बिटुमिनस कंक्रीट रोड का निर्माण करके गिनीज बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हुई ना बात, आपके लिए क्या हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो गई। देखेंगे क्या कहा गया है कि आपसे ये पूछा जाता है NHAI ने महाराष्ट्र में NH53 मतलब नेशनल हाईवे 53 पर अमरावती और अकोला के बीच 105 घंटे 33 मिनट में, 105 घंटे और 33 मिनट में क्या हुआ है, यहाँ पर 75 किलोमीटर की एकल सिंगल लेन बिटुमिनस। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस कोयले का या किस कंक्रीट का प्रयोग किया गया, तो बिटुमिनस कंक्रीट रोड का निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अब आप सोचिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नहीं, आपके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया, तो ऐसे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आइए देखिएगा, रेल नेटवर्क देखिए कहा भारतीय रेल महत्वपूर्ण आंकड़े। ठीक है, तो यहाँ पर 21-22 दिया गया है, 20-21 और ये 21-22 लेटेस्ट डाटा यही है। ठीक है ना, तो आप इनको एक बार देख सकते हो, ये मार्ग किलोमीटर है, ये छोटा लाइन है, ये मीटर गेज है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप नहीं देखेंगे। हाँ, इतना देख सकते हो कि दुर्घटना क्षेत्र में 2020 से क्या हुआ है, बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है ना, और दुर्घटना के कारण मृत लोगों की संख्या में क्या हुआ है, बढ़ोतरी हो गई है। अब भाई दुर्घटना क्षेत्र होगा तो मृत्यु भी बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। तो ये पूछा जा सकता है फैक्ट। ठीक है ना, फैक्ट के अनुसार आ सकता है। आइए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग का राज्यवार वितरण, जो आपका 31 दिसंबर 2022। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का राज्यवार वितरण कैसे है देख सकते हो, सबसे ज्यादा कहां पर, आंध्र प्रदेश में है, 8,683.15 किलोमीटर। हमारा यूपी 32वें नंबर पर आता है। किस नंबर पर है, तो बस यूपी को याद रखिएगा, 32वें नंबर पर। 1,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 12,270 है, 12,270 है। कितना है, 12,270 है। इसको बस आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। देखिए पोत परिवहन और कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। पोत परिवहन, अब पोत परिवहन मंत्रालय का गठन 2009 में हुआ। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पोत परिवहन मंत्रालय का गठन कब हुआ, तो 2009 में हुआ। कथन और कारण से संबंधित भी बातें पूछी जा सकती हैं। कहा गया है पूर्ववर्ती पोत परिवहन सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय का दो समस्त स्वतंत्र मंत्रालयों के में विभाजन करके किया गया। देश का लगभग 95% व्यापार मात्रात्मक रूप में तथा 68% मूल्य के रूप में समुद्री परिवहन से संचालित होता है। ये जो लाइन मैंने आपको दिखा रखी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहा गया देश का लगभग 95% व्यापार मात्रात्मक रूप में और तथा 68% मूल्य के रूप में समुद्री परिवहन से संचालित होता है। इंपॉर्टेंट है, आप रट जाओ, जैसी लिखी है, जैसी कुछ लाइनें लिखी है वैसे ही आपको रट जाना है। चलिए, और उसके बाद आपको कुछ यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। आगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीटाइम एंड शिप्स बिल्डिंग एशिया में अपनी तरह का पहला परिसर है, जिसमें कुल 24 प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी और मुंबई में 6 प्रयोगशालाएं होंगी और विशाखापट्टनम भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय परिषद में 18 होंगी। कितनी होंगी, 18 होंगी, स्थापित की गई हैं।
आगे कहा गया आईआईटी खड़गपुर में अंतर्देशीय एवं तटीय समुद्री औद्योगिक केंद्र का गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आईआईटी खड़गपुर में, आईआईटी खड़गपुर ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आप देखेंगे। तो आईआईटी खड़गपुर में क्या किया गया, अंतर्देशीय और तटीय समुद्री औद्योगिक केंद्र का गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वायु परिवहन, अब आपसे फैक्ट्स या जिगजैग में मिलाने में भी पूछ सकता है कि 1 अप्रैल, देखिए कहा गया 1 अप्रैल 1997 को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के पुनः स्थापना नागर विमानन मंत्रालय में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि स्वतंत्र रूप से 1997 में किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहा गया है कि आपको जो भारतीय रेलवे जोन और उनके मुख्यालय, ये पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है, तो इसको आप रट लीजिएगा। कैसे रटेंगे, देखिए पहले उत्तर आपके कितने होते हैं, 4 दिशाएं होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो पहले तो इन चारों को, तो नॉर्थ में कौन है, तो दिल्ली मुख्यालय है। पूर्वोत्तर, और पूर्वोत्तर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो गोरखपुर में। कहाँ पर, तो योगी आदित्यनाथ की नगरी पर है, गोरखपुर में, ठीक है ना। कहाँ पर, पूर्वोत्तर भारत, गोरखपुर का पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर में। उसके बाद मैंने कहा पूर्वी, अब आप याद करो पूर्व में कौन होगा, तो पश्चिम बंगाल मतलब कोलकाता। और उसके बाद दक्षिण पूर्व रेलवे, अब दक्षिण पूर्व रेलवे भी कहाँ है, तो कोलकाता में। इसलिए आपको दोनों बताया मैंने, ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। पूर्वी मुख्यालय कहाँ है, या पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। उसके बाद मैंने कहा दक्षिण रेलवे का, अरे मतलब सॉरी, पूर्वी रेलवे ना, पूर्व का कहाँ है, तो कोलकाता में। दक्षिण पूर्व का कहाँ है, तो कोलकाता में। फिर मैंने कहा दक्षिण रेलवे का कहाँ है, चेन्नई में। कहाँ होगा, चेन्नई में, तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु में, चेन्नई में। फिर मैंने कहा पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में होगा, चर्च गेट के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे कहाँ है, तो हुबली में। कहाँ पर है, हुबली में, दक्षिण पश्चिम रेलवे। और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है, प्रयागराज। कौन सा, उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय कहाँ है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो प्रयागराज में है, ठीक है। याद रहेगा ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आप बाकी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जितने मैंने बताए इनको आप याद कर लो। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में है, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में है, और पश्चिमी रेलवे मुंबई में है, और दक्षिणी रेलवे चेन्नई में है, और उसके बाद दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता में है। पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर में है, और उसके बाद उत्तर रेलवे का दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में है। आइए आगे बढ़ने का प्रयास करिए, और इनको छोड़ते जाए ना, जो चीजें आपकी नहीं है उनको आप जबरदस्ती देखने का बिल्कुल प्रयास नहीं करें। देखिएगा और भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ से, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहा गया केवड़िया रेलवे स्टेशन, केवड़िया रेलवे स्टेशन भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे निर्माण शुरू होने पर ही इंडियन, किसको, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन बिल्डिंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। अभी देखिएगा क्या प्रमाणित कर दिया गया, अभी तो इसका निर्माण शुरू होने पर ही इसको निर्माण दे दिया गया, किसका, प्रमाणित कर दिया गया, किसके लिए, तो कहेंगे ग्रीन बिल्डिंग के रूप में प्रमाणित कर दिया गया है। अगला है, कहा गया अक्टूबर 2019 में लखनऊ नई दिल्ली मार्ग पर आईआरसीटीसी द्वारा देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन किया गया। तो कहाँ के लिए, तो लखनऊ से नई दिल्ली मार्ग के लिए। किसका, तेजस एक्सप्रेस का संचालन किया गया। किसके द्वारा किया गया, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि देश की पहली है, तो किसके द्वारा, तो आईआरसीटीसी के द्वारा, ठीक है। अगला है, विश्व का सबसे लंबा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, अभी तक गोरखपुर था, गोरखपुर से पहले खड़गपुर हुआ करता था, अब उसके पहले, अब क्या है, वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में स्थित श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन पर निर्मित किया गया है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, ठोक कर इसको याद रखिएगा। अगला है, वर्ष 2022-23 में भारत की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शित करने के लिए भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की गई है। तो भारत गौरव की, भाई भारत क्या है, गौरव की बात है,
तो इस कहाँ के लिए की जाएगी? शिरडी शिरडी यात्रा के लिए, ठीक है ना? शिरडी यात्रा के लिए। तो कहा गया है भारत में ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित कराने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए, ताकि लोग जाएं। तो कौन सी? भारत गौरव ट्रेन शुरू की गई है, ठीक है ना? ये हमारी संस्कृति और कल्चर से संबंधित बातें की गई हैं, ठीक है ना? शिरडी यात्रा के लिए शुरू की गई कब? जून 2020 में पहली भारत गौरव ट्रेन, जून 2022 में, 20 में नहीं 22 में, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे आपके लिए कुछ इधर इंपॉर्टेंट है क्या? देखिए ये आपके लिए छांट छांट कर लाए जाते हैं, तो आप इनको पढ़ें, देखें और यहीं से प्रश्न आएगा, ये गारंटी है। अगला कहा गया, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फसई है, क्योंकि फसई है इसलिए कहा गया। जनवरी 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा परिषद सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता एवं पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार रेटिंग दी गई है। इसी को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है ना? इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आपके नजर में भी होगा, तो आप इसको रट लो। 5 स्टार रेटिंग दी गई भाई, 5 स्टार रेटिंग। हम लोग 5 स्टार खाने के लिए होटल बुक करते हैं ना, तो वो 5 स्टार रेलवे स्टेशन ही दे रहा है। कौन? वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को। इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपका प्रयागराज बन चुका था, देखेंगे नवंबर 2022 में प्रयागराज जंक्शन उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइटिंग स्टेशन बन चुका था या बना था, ठीक है? बन गया है, ठीक है? तो इसको याद रखेंगे, सम्मानित किया गया इसको और ये बन चुका है, ठीक है? याद रखेंगे दोनों के दोनों। आइए, अब आप सोचेंगे ईट राइटिंग हम आपको पढ़ाने बैठे तो वो नहीं पढ़ा पाएंगे ना, उसको आपको खुद भी पढ़ना रहेगा। खुद भी क्या, कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं उसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये देखा जाता है। चलिए, अब यहाँ से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, जो था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना? अब आप यहाँ स्किप कर सकते हो अपने बुक पर सब जगह। उड़ान योजना आप देख सकते हो, क्योंकि उड़े देश का आम नागरिक कब शुरू की गई थी? तो 2017 में, 27 अप्रैल 2017 को। बस आप इतना, उड़े देश का आम नागरिक याद कर, खूब चर्चा में थी, तो ये याद, इतना याद कर सकते हो। यह विश्व में अपनी तरह की पहली योजना है जिसके तहत क्षेत्रीय हवाई मार्गों पर किफायती और आर्थिक रूप से व्यवहार्य उड़ने पर संचालित की जाएगी, ठीक है? याद, बस इतना ही आप याद रख सकते हो, और कुछ भी नहीं वहां पर आपको याद करने लायक है। चलिए, हाँ, एक पॉइंट ये है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा। कहा गया है, देखिएगा का अगला पॉइंट, नगर निगम नीतिगत के कहा गया 2025 तक गुणवत्ता प्रमाणित 3.5 लाख कुशल कर्मियों की आसान उपलब्ध सुनिश्चित कराना है, ठीक है? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे और हेलीकॉप्टर अड्डों का विकास करना है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नगर निगम से संबंधित बात थी इसलिए, ठीक है? एयर कार्गो पॉलिसी 2019 में आई थी, इतना आप याद कर सकते हो। एयर कार्गो पॉलिसी कब लॉन्च की गई? तो 2019 में। आइए, वैदेशिक क्षेत्र देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैदेशिक क्षेत्र, देखिए कहा गया दिसंबर के अंत में 2022 भारत का वैदेशिक ऋण कितना था? आप भाई देख लो ना, हम नहीं पढ़ाएंगे। आइए यहाँ बताते हैं। कहा गया है दिसंबर अंत 2022 में दीर्घ दीर्घ अवधि के लिए दीर्घ अवधि विदेशी ऋण 1 वर्ष से अधिक मूल्य परिपक्वता के साथ भारत के कुल विदेशी ऋण का लगभग 78.9 मतलब 79% या प्रतिशत, जबकि शेष लगभग 21% था। अब 79 यही हो गया, तो बाकी तो बचा जो 21.1 ही पड़ेगा ना। तो कैसे? तो जो भारत जो ऋण लेता है ना, भारत के कुल विदेशी ऋण का लगभग, तो दीर्घ काल के लिए लेता है। देखिए कहा गया दीर्घ अवधि के लिए विदेशी ऋण 1 वर्ष से अधिक लिए कितना लिया गया? 79% लिया गया है, ठीक है? कितना? 79% लिया गया। और देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा कहा गया अल्पा या अल्पावधि विदेशी ऋण 1 वर्ष तक का मूल्य या परिपक्वता के साथ रहता है या उससे 1 वर्ष से कम रहता है। आपको इतना ही याद रखना है। अब आप आइए, कहा गया ऋण या लोन। तो विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक रहा है जिसकी हिस्सेदारी 31.8% है। इसके बाद
तो किसका रहा है? विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक कौन रहा है? जिसकी हिस्सेदारी 78% है। अरे 31.8% है ना। और उसके बाद मुद्रा एवं जमाएं मतलब करेंसी एंड डिपॉजिट है जो 22.2% है। और उसके बाद व्यापार क्रेडिट एवं अग्रिम है जो 20.6% है। तो आपको ऋण में कौन लोन याद रखना है? लोन क्या है? विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक है। लोन बहुत लेते हैं हम लोग ना, लोन लेके भाग जाते हैं फिर इधर उधर। चलिए, कहा गया है, हाँ, देखिए अब ये बात तो मैंने कल भी आपको बताई थी कि भारत के कुल विदेशी ऋण स्टॉक में अमेरिकी डॉलर का सर्वाधिक हिस्सा है 55%। और फिर उसके बाद भारतीय रुपया 29%। और फिर आपका एसडीआर है 6 और फिर जापानी है। इतना याद रखना। कहा गया 2022 में भारत के विदेशी ऋण की मुद्रा संचालन प्रतिशत में कौन है? तो सबसे ज्यादा आपका अमेरिकी डॉलर 55% है। और उसके बाद भारतीय रुपया 29.7 है। और एसडीआर 6.2 है। आपको ये 3 पॉइंट तो याद ही रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मिलान करने के लिए भी पूछ सकता है। आपको यहाँ से कथन और कारण में भी दे सकता है कि भारतीय, क्योंकि लोग भारतीय रुपया को हो सकता है नकार दें ना, इसलिए कि मतलब नहीं इसमें ना लिया गया होगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं क्या आपके लिए खास है। देखिएगा, अब यहाँ से आपके लिए क्या आता है, ये आपकी रिपोर्ट आई थी। कहा गया भारतीय विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति क्या है। आइए कुछ नहीं देखते हैं, यहाँ सीधा आते हैं कि कितना निर्यात हुआ। भारत का समग्र व्यापार और निर्यात कितना हुआ देखिएगा। 2017-18, 18-19, 20-21, 19-20, 20-21, 21-22 और ये 22-23 हम बता रहे हैं। क्या होगा? 22-23। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा 22-23। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा निर्यात में क्या हुआ, 22-23 में बढ़ोतरी हुई है। कितना हुआ है? तो 770 करोड़ का हुआ है। मतलब पहले 676 था, अब कितना हो गया? 770। 13.90 की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, उसके बाद आयात में भी बढ़ोतरी हुई है। देखिएगा कितना हो गया, यहाँ पर 760 है और अब 892 आ चुका है। और इसके बाद व्यापार संतुलन में माइनस में था। देखिएगा 22-23 में, 21-22 में भी माइनस में था, लेकिन 22-23 में भी आपका पॉजिटिव गया या बढ़ोतरी हुई है। तो कितना हुआ है? तो आप बताएंगे। अरे बाप रे, कितना हुआ है? ये तो कट गया ना। चलिए, मैंने लिख रखा था कितना हुआ है, तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी हुई है। तो इन तीनों को आप याद रख सकते हैं कि हर जगह वृद्धि हुई है। क्या हुई है? आयात में भी वृद्धि हुई, निर्यात में भी वृद्धि हुई और व्यापार संतुलन में भी वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए ये सब रटना नहीं है, नहीं रटो, छोड़ दो मेरे कहने से। आइए, यहाँ पर रटना है आपको। कहा गया 21-22 में शीर्ष वस्तुओं का निर्यात। तो ये 22-23 का भी यही सेम टू सेम है, डाउट नहीं रखना है। ठीक है ना, क्या सेम टू सेम है। अब आप यहाँ पर पेट्रोलियम उत्पादन नंबर 1 पर आता है और मोती बहुमूल्य अर्ध बहुमूल्य रत्न नंबर 2 पर आते हैं। तो आपको यही दो याद करने हैं और यही दो आपके 22-23 में भी पहले और दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर आप इंजीनियरिंग वाली सामान को चाहे पहले नंबर पर रख सकते हैं। यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन जो इंजीनियरिंग वाली सामानें होती है वो लगभग पहले नंबर पर आती। देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक मशीनरी एवं उपकरण आपका 8वें नंबर पर है, लेकिन वहां पर और इम्पोर्टेंट था। चलिए, कहा गया 10 वस्तुओं का वो तो निर्यात था, तो आयात कहाँ से होता है? आयात क्या क्या करते हैं हम लोग? तो पेट्रोलियम करते हैं और सोना करते हैं। पेट्रोलियम और सोना, यही 22-23 का भी आंकड़ा है। भारत में शीर्ष 10 निर्यात गंतव्य मतलब निर्यात कहाँ से सबसे ज्यादा हुआ है? देखिएगा सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है निर्यात में? तो यूएस, आपका यूएसए। कौन है ये? महाराज जी यूएसए में हुआ है। दूसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात है। तीसरे नंबर पर चीन नहीं है इस जहां पर, ये क्योंकि 21-22 का है। ठीक है, ये क्या 21-22 का है और हम आपको 22-23। तीसरे नंबर पर नीदरलैंड है। कौन है? नीदरलैंड। और चौथे नंबर पर चीन आता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है ना, इसलिए मैंने लिख दिया, यहीं पर मेंशन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया भारत के शीर्ष 10 आयात स्रोत। तो कहां से आयात किया जाता है? निर्यात तो हम सबसे पहले कहां करते हैं? निर्यात हम यूएसए में करते हैं, यूएई में करते हैं, फिर नीदरलैंड में करते हैं निर्यात। और उसके बाद कहाँ करते हैं? चीन में करते हैं। और आयात कहाँ से? तो चीन से लेते हैं भाई, सबसे ज्यादा ना आयात करते हैं। और फिर
यूएई से लेते हैं और फिर यूएसए से लेते हैं। अब नीदरलैंड यहाँ पर दूर-दूर तक नहीं है। और अगर पूछा जाए कि निर्यात राज्य कौन से हैं, तो निर्यात राज्य भारत के कौन से हैं? तो आप कहेंगे गुजरात नंबर 1 पर है और महाराष्ट्र नंबर 2 पर है। निर्यात क्या-क्या किया जाता है? तो अनाज किए जाते हैं, समुद्री उत्पाद किए जाते हैं और आपके मसाला किए जाते हैं, ठीक है? इनको याद रखिएगा, ये हम लोग निर्यात करते हैं। याद रहेगा ना? याद रखें। आइए ऊर्जा सेक्टर देखते हैं, ऊर्जा क्षेत्र में क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ नया इंपॉर्टेंट है। ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बस आप इसको पढ़ डालें। देखिए ऊर्जा सेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? देखिएगा, मैंने तो जैसे देखा था तो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगा था। देखिएगा, आप पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बट आपके भी काम का नहीं है। चलिए 2-3-4 लाइनें हैं यहाँ पर ये काम की। कहा गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अक्टूबर 2022 को भारत का पहला बैटरी स्टोरेज और सौर ऊर्जा आधारित सूर्य ग्राम गुजरात में मुधेरा 24 घंटे अक्षय ऊर्जा आपूर्ति के साथ संयुक्त रूप से स्थापित एमएनआरई और सरकार के प्रयोग से राष्ट्र को समर्पित किया गया है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद कर जाओ जैसे लिखा है वैसे। इसमें कहा गया सितंबर 2017 में शुरू की गई सौभाग्य योजना के तहत मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने घरेलू विद्युतीकरण में 100% संतृप्त हासिल की है। तो इनको पूछ सकता है कि 100% किसने संतृप्त हासिल की है, तो इन राज्यों को एक बार पढ़ना है, रटना नहीं है ना। क्या करना है? पढ़ लेना है बस। क्या करना है? आपको पढ़ना है, रटना नहीं है बच्चा ना, रटोगे तो फंसोगे फिर, क्योंकि रटने का टाइम है ही नहीं, बस एक नजरिया आपको पढ़ लेना है बस। कहा गया अक्षय ऊर्जा संरचना से संबंधित क्या बात है, तो आप यहाँ पर देश में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सहायता देने के लिए राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान, भारतीय सौर ऊर्जा निगम और भारतीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई है। अब इनके आप मुख्यालय कहाँ-कहाँ पर है, ये आप नोट करके रखेंगे अपने पास। यहीं से इस बार सवाल पूछने वाला है, ये श्योर है कि आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, राष्ट्रीय जैव जैव ऊर्जा संस्थान का कहाँ है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम और भारतीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई है। तो पूछ सकता है भाई, प्रश्न देख लेना, बता दिया मैंने, बाद में नहीं कहिएगा आपने तो बताया भी नहीं था। चलिएगा, तो 2000 सरकार द्वारा 2022 तक अक्षय ऊर्जा की 175 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है और इसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, वायु ऊर्जा से और 10 गीगावाट और लघु पन बिजली से, ठीक है, और 5 गीगावाट क्षमता शामिल है। चलिए इधर एक पॉइंट था, उसको देख लेते हैं। हाँ, ये वाला आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस तमिलनाडु को थोड़ा सा। स्थापित राज्यवार ग्रिड इंटरएक्टिव पवन ऊर्जा क्षमता शीर्ष 9 राज्य दिए गए हैं, जो 2023 तक की बात कही गई। सबसे ज्यादा तमिलनाडु है, फिर गुजरात है, फिर कर्नाटक है, ठीक है। तो इनको इतना याद, 3 नंबर तक आप याद कर सकते हो, क्योंकि हम लोग ज्यादातर क्या लगाते हैं, गुजरात लगाते, तो गुजरात न होकर क्या है, तमिलनाडु है। स्थापित पवन ऊर्जा जो मेगावाट से है, तो तमिलनाडु है पहले नंबर पर, गुजरात दूसरे नंबर पर, कर्नाटक तीसरे नंबर पर है, ठीक है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत यूजफुल और बेनिफिट देने वाली है, ठीक है ना। देखिएगा, मैंने यहाँ क्यों कुछ नहीं लगाया, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, और मैं, आप सभी लोगों को पता है कि मैं फालतू का नहीं पढ़ाती हूँ। आप ये वाला एक पॉइंट याद कर सकते हो कि ग्रिड इंटरएक्टिव सौर ऊर्जा से संबंधित कौन राज्य है, तो वहां पर देखिए तमिलनाडु, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तब गुजरात आया है, ठीक है। तो इनको 2 नंबर तक ही, और कर्नाटक तीनों जगह, वहां पर भी तीसरे नंबर पर था और यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर है। चलिए आगे कुछ अगला देखते हैं। आइए पर्यटन क्षेत्र पर बात करते हैं, पर्यटन क्षेत्र पर बात करते हैं, और पर्यटन क्षेत्र से बातें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल कर जो लाई गई उन पर बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप सभी लोगों को ये बात पता है, पर्यटन भारतीय सहित अनेक देशों में आर्थिक विकास का एक प्रमुख साधन और विदेशी मुद्रा आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
ठीक है। पर्यटन मंत्रालय का प्रमुख उद्देश्य भारत में पर्यटन को बढ़ावा और सुगम बनाना है, सबको पता है, ठीक है ना। ये सारी बातें बताने की तो है नहीं, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। कहा गया 2022 की स्थिति के अनुसार 5 उप श्रेणियों जैसे ई पर्यटक वीजा, ई व्यावसायिक वीजा, ई चिकित्सा वीजा, ई चिकित्सा सहयोगी वीजा और ई सम्मेलन वीजा के अंतर्गत 165 देशों के नागरिकों को ई वीजा सुविधा प्रदान की गई है। तो आपसे ई वीजा, ई वीजा, ई वीजा, ऊ वीजा, की वीजा, ली वीजा, ये प्रश्न पूछ सकता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, 5 उप श्रेणियां हैं, कितनी? 5। तो ई पर्यटक वीजा, ई व्यवसाय वीजा, ई चिकित्सा वीजा, ई चिकित्सा सहयोगी वीजा, ई सम्मेलन वीजा, ठीक है, याद रखेंगे। वही एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था। इसके बाद यहाँ आते हैं, स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास के लिए 15 विषयगत परिपथों की पहचान की गई है। तो ये आपको परिपथ एक बार याद कर लेना है। तो पूर्वोत्तर भारत परिपथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बौद्ध परिपथ आप देख सकते हो। उसके बाद क्रिश्चियन परिपथ आप देख सकते हो। जनजाति परिपथ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप कह सकते हो रामायण परिपथ इंपॉर्टेंट है, तीर्थंकर परिपथ इंपॉर्टेंट है और सूफी परिपथ इंपॉर्टेंट है। तो अब बचा क्या? देखिए कितने, मतलब 15 की पहचान की गई, कितने? 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो आपको ऐसे याद हो गए, बाकी आप पढ़ सकते हो। हिमालयन परिपथ, तटीय परिपथ, मरुस्थल परिपथ, पार्श्विकी परिपथ, वन्यजीव परिपथ, ग्रामीण परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ और विरासत परिपथ। 15 है, लेकिन आपको 8 तो दिमाग में ही रखना है। कौन कौन से? पूर्वोत्तर भारत परिपथ, बौद्ध परिपथ, कृष्णा परिपथ, रामायण परिपथ, सूफी परिपथ और तीर्थंकर परिपथ और जनजाति परिपथ। इतने आपको दिमाग में, बाकी आप तुक्का भी लगा सकते हो जब आएगा एग्जाम में, क्योंकि याद तो नहीं होने वाले हैं अभी हाल फिलहाल किसी को भी, ठीक है। चलिए, तो आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे सब कौन सी बातें की गई, ठीक है। पर्यटन क्षेत्र में भारत क्या है, आप देख सकते हो। देखिएगा भारत में क्या है, भारत में विदेशी पर्यटनों के आगमन की संख्या कितनी रही? इतनी रही है। और वार्षिक वृद्धि दर पर माइनस में गए, 44.5% कम आए हैं, ठीक है ना, मतलब आधे कम आए हैं। विदेशी जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 8.55 मिलियन रही है और 17.3% की वृद्धि रही है। तो आपसे ये डाटा पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ माइनस में आए हैं लेकिन प्लस में हम लोग गए हैं विदेश में। बस यही 2 इंपॉर्टेंट थे। आगे कहा गया है, प्रसाद योजना, जो प्रसाद योजना के तहत वर्तमान में विकास हेतु 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 73 स्थलों की पहचान की गई है। उनमें से क्या कहा गया? 73 स्थलों की पहचान की गई है। कहा गया पर्यटन मंत्रालय ने प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल विकास परियोजना के तहत विकास के लिए देश के कितने? तो देश के 19 स्थलों को पहचान की है। तो आपको इनको एक बार देखना है, ये 19 कौन कौन से हैं। ताजमहल आपको पता है लोकेशन का है, ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, फतेहपुर सीकरी का उत्तर प्रदेश में, अजंता महाराष्ट्र में, एलोरा महाराष्ट्र में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, कुतुब मीनार दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में है, कोलवा, हाँ देखिए कोलवा समुद्र तट गोवा में है, अजमेर फोर्ट आपको पता है राजस्थान में है, सोमनाथ गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, खुजराहो मध्य प्रदेश, हम्पी कर्नाटक में, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, काजीरंगा असम में है। मैंने फिर एक लगाया है कि कुमाराकोम केरल में है, ठीक है ना, कुमाराकोम केरल। कोणार्क कहाँ है? तो उड़ीसा में, तथा महाबोधि मंदिर बिहार में है। ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, क्योंकि जो पॉइंट आपकी नजर से बाहर है उनको मैंने बताने का प्रयास किया। अब एलोरा आएगा तो आप बता लोगे महाराष्ट्र में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, ये आपके लिए इजी हो जाता है। चलिए अगला है, आगे देखा गया है, देखिएगा आगे मैंने बताया है कि देखिए विदेशी पर्यटन का आगमन संयुक्त सबसे ज्यादा कहाँ से आया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से आया है, ठीक है ना। कहाँ से आया है आगमन? है तो अमेरिका से। और दूसरे नंबर पर बांग्लादेश से, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से आया है, ठीक है, इतना रखना है आपको। आगे का है भारत कुल प्रजनन दर का, ये आपको नहीं याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं।
आपको अब यहाँ कई पेज छोड़ने, बैंकिंग क्षेत्र में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। कहा देखिए मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 6 अप्रैल 2023 को मौद्रिक नीति समिति ने अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय आपको चल निधि समायोजना विधि के तहत नीतिगत रेपो दर 6.50% पर अपरिवर्तित रखा गया। ये आपके लिए कुछ खास नहीं है, आप नहीं भी याद करोगे तब भी चल जाएगा। चलिए क्योंकि करंट से आइए, जैसे मैंने कहा आपको वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित, तो ये आप सभी लोगों को पता है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, वित्त व्ययी, कुशल एवं व्यापारिक बनाने हेतु वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी का प्रावधान कराया गया था। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी हो गया था। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है बस। उसके बाद कहा गया इसके अतिरिक्त वस्तुएं एवं सेवाओं के अंतरराज्यीय व्यापार पर अनुच्छेद 269 ए के अंतर्गत के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर आईजीएसटी लगाया जाता है। तो आपसे ये अनुच्छेद जीएसटी से संबंधित 269 ए एक पूछा जाता है। आगे देखिए इसमें कहा गया है, आप सभी लोगों को पता है कि राज्य कर कौन कौन से लेता है, तो राज्य कर राज्य मूल्य संवर्धन कर लेता है, मनोरंजन कर लेता है, केंद्रीय बिक्री कर लेगा, केंद्रीय द्वारा आरोपित चुंगी कर, कार्य कर, विलासित, लॉटरी सट्टा, जुए पर कर, तो ये याद रखेंगे, ये कर से संबंधित बातें पूछी गई। आगे कहा गया 101वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 18 में जीएसटी के लागू होने के कारण राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। जीएसटी परिषद कहा गया 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान के 279 ए के वस्तु जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, वहां 269, यहाँ 279 है। ठीक है, 79 ए याद रखना। आगे देखिएगा इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष तो सदस्यों में कोई एक परिषद द्वारा विनिश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो इनको याद रखना है। जीएसटी की दरें क्या क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है कि जीएसटी की दरें शेष वस्तु 5%, 12, 18, 28% तक कर लगाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अब आप क्या करेंगे, 102 के बाद संविधान संशोधन 101 के बाद 102 किससे संबंधित है, 103 किससे संबंधित, 104 किससे संबंधित है, 105 किससे संबंधित, ये लेटेस्ट है, इनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते जाएं। ठीक है, नहीं बताएंगे तो शाम की लाइव क्लास में हम आपको बताएंगे। वैश्विक सूचकांक तो मानो देखिएगा, अब यहाँ पर कुछ सूचकांक है तो फटाफट कराने का प्रयास करते हैं, तो आप उनको देखते चलिएगा ना, वैसे करंट में एक आध बार ये करा ही दिएगा। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में आपको कुछ नहीं रखना है, केवल ये कहा गया 3 संकेतकों को शामिल किया जाता है, तो शिक्षा सूचकांक, जीवन प्रत्याशा सूचकांक और आय सूचकांक। तो ये पूछा जाता है कभी कभी कि इनमें से कौन नहीं है, ठीक है ना, और कौन जारी करता है ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो यूएनडीपी जारी करता है, कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भारत को आप देख लेंगे कि एसडीआर 2021-22 में भारत का 132वां स्थान पर है, किसमें 132वें स्थान पर, और 2021-22 का है, और 2021 में ये 130वें स्थान पर था। क्या हुआ है, नीचे गिरा है भाई, क्या हुआ है, नीचे गिर गया। आगे कहा गया आईएमडी विश्व स्पर्धात्मक सूचकांक या रैंकिंग, तो भाई सबसे पहले इसमें लुसाने में जारी किया जाता है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में जारी किया जाता है। ठीक है ना, इसको आप 63 देशों के शामिल किया गया, कितने, 63 देशों को। तो जाहिर सी बात है इसमें फर्स्ट रैंकिंग में कौन होगा, तो अमेरिका है शायद। ठीक है, भारत कहा गया, चलिए भारत को कहा गया है भारत विश्व की 37वीं सर्वाधिक परिस्पर्धा अर्थव्यवस्था है, पिछली रैंकिंग में 43वीं था। तो इसमें क्या हुआ है, सुधार हुआ है, क्या हुआ है, सुधार हुआ है। अब कमी और सुधार से प्रश्न आपके बीच में पूछे जा सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय वैश्विक संपदा सूचकांक में तो यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसे क्या किया जाता है, वैश्विक नवाचार नीति द्वारा अंतरराष्ट्रीय वैश्विक समाचार जारी किया जाता है। जाहिर सी बात इसमें अमेरिका नंबर 1 पर है।
और पहले नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, दूसरे फ्रांस, तीसरे जर्मनी, चौथे और स्वीडन 5वें स्थान पर है। भारत का स्थान देखते हैं, कहा गया है भारत का स्थान किस नंबर पर है, तो आप कहेंगे 42वें स्थान पर है, जबकि विगत वर्षों में 43वें। तो अभी तक केवल कौन सी ऐसी रैंकिंग थी, तो आप कहेंगे मानव विकास सूचकांक में ही 130 से 32 पहुंच गया, बाकी सब में अच्छा सुधार या प्रदर्शन हो रहा है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। बर्लिन जर्मनी में इसका मुख्यालय या सचिवालय है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 1995 से प्रतिवर्ष, जो इसमें जीरो का अर्थ होता है सर्वाधिक भ्रष्टा या भ्रष्ट देश है, और 100% का सर्वाधिक ईमानदार देश है। तो पहले नंबर पर कौन है, तो आप सभी लोगों को पता है पहले नंबर पर इसके कहाँ चले, डेनमार्क है, ठीक है, फिर न्यूजीलैंड है, ठीक है ना, डेनमार्क। और हमारा भारत बहुत खराब स्थिति में 50वीं रैंक पाया। इसके साथ गुयाना, मालदीव, नॉर्थ मेसिडोनिया, यूरिना, सूरीनाम और ट्यूनीशिया संयुक्त के साथ संयुक्त रूप से है। तो कितने देश, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 है। तो गुयाना, मालदीव, नॉर्थ मेसिडोनिया, सूरीनाम और ट्यूनीशिया याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। आइए आगे कहा गया है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, जो प्रसिद्ध अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा लॉन्च किया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या स्थान है, तो इसमें भारत की रैंकिंग 131वें स्थान पर है, ठीक है। अगला क्या है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। इसमें भारत, अब आप सिर्फ भारत भारत वाला देखेंगे तो इसमें अफगानिस्तान पहले नंबर पर है और भारत हमारा 13वें नंबर पर है, ठीक है। किसमें, 13वें नंबर पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक मोस्ट क्लाइमेट एक्शन जर्मन वाच के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। तो भारत शीर्ष 3 स्थान पर किसी का स्थान नहीं है, क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों को 2 डिग्री सेल्सियस से 1.5 की सीमा तक बनाए रखने की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें स्वीडन जो है, वो स्वीडन को 5वां स्थान दिया गया है, ठीक है ना। चौथा नंबर किसको दिया गया है, डेनमार्क को। कौन है, डेनमार्क को, ठीक है ना। अब हमारा भारत किस स्थिति में आता है जलवायु परिवर्तन में, तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में हमारा भारत 8वें नंबर पर आता है। पिछले वर्ष 10वें नंबर पर था, फिर इसमें भी सुधार किया गया। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया सूचकांक है, जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसे जारी किया जाता है, याद रखिएगा। इसमें देखते हैं कौन सा स्थान होगा, तो 146 देशों को शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें भारत किस स्थान पर आएगा, ये आपको बस देख लेना है। तो भारत हमारा 135वें स्थान पर है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 जारी किया गया है। आइए देखते हैं सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति का आकलन करने के उद्देश्य से हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्ड बर्टल्समैन स्टिप द्वारा संयुक्त रूप से सतत विकास लक्ष्य सूचकांक डैशबोर्ड रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। आइए भारत का देखते हैं इसमें कौन सा स्थान है, बस निपट लेते हैं फिर हम लोग। चलिए, कहाँ चले गए भारत महाराज जी, चलिए उसको उतना ही याद रखना है ना। चलिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक, जो विश्व वैदिक संपदा विपो जारी करता है, ठीक है। कौन जारी करता है, तो विपो जारी करता है। कौन है, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन है। चलिए आइए देखते हैं। कहा गया वर्ष 2000 में वैश्विक नवाचार सूचकांक का केंद्रीय विषय कौन है, तो नवाचार संचालित विकास का भविष्य क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। कहा गया भारत का 132वें देशों में 40वां स्थान है, जबकि 2000 इस सूची में 46वें। तो फिर भी सुधार हुआ है, क्या हुआ है, 6 रैंकिंग का सुधार हुआ है। फॉर्च्यून ग्लोबल ग्लोबल 500 सूची मैंने पढ़ा रखा है आप सभी लोगों को, आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें अमेज़न है, ठीक है, जबकि तीसरे स्थान पर चीन की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने टाटा वगैरह सब पढ़ा रखा है। इस सूची में शामिल भारतीय कंपनियां कम सा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, और यहाँ पर भारत पेट्रोलियम है, टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, राजेश एक्सपोर्ट्स जी है, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन, वहां जलवायु प्रदर्शन सूचकांक था, यहाँ कहा गया है जिसे एल विश्वविद्यालय एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा
विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से जारी किया जाता है। यहाँ पर भारत का जो 180वें नंबर पर ही है, बड़ी खराब स्थिति है। पिछले साल क्या हुआ था, 168 पर था, ठीक है? 168 पर था। आइए अगला देखते हैं, थोड़ा-सा समय तो लगेगा ना भाई। देखिए, कहा गया है मानव स्वतंत्रता सूचकांक, आप इसको देख लेंगे, इसमें मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 112वें नंबर पर है। उसके बाद कहा गया उसके बाद कहा गया वर्ल्ड कॉम्प्लीमेंट्री सेंटर द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी किया गया है, ठीक है? अगला कहा गया 63 अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया है, 63 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया गया है। इसके बाद कहा है भारत ने 52वां स्थान प्राप्त किया है। कौन? 52वां स्थान। कहा गया है लेगाटम समृद्धि, पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था इसलिए मैंने बता दिया, लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी किया जाता है। तो इसमें आपको देखना है भारत का स्थान कौन सा है। तो कहा गया भारत 103वें स्थान पर, जबकि 2022 में 100वें स्थान पर था। तो क्या हुआ है, रैंकिंग गिर गई इनकी, 100वें से 103 में पहुंच गए। अगला जो सूचकांक है, अब शायद सूचकांक आपके खत्म हो गए, बागानी फसलों के संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं इनको देख लेते हैं, ठीक है? देखिए, बागानी फसल के तहत क्या आता है, तो बागानी फसल किसके, तो हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है, फूलों की कृषि पोमोलॉजी के अंदर, जबकि सब्जियों की कृषि ओलेरिकल्चर और फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर की जाती है, ठीक है? इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है आपका मैटर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बागानी फसल के अंतर्गत, बागान फसल में नारियल, काजू, सुपारी, कोकोआ आता है। तो इनको नहीं देखना है, आपके किसी काम के नहीं है, जो काम के हैं उनको बात करते हैं। आलू, उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर रहता है, ठीक है ना? जो कुल सब्जी में है वो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, याद रखना है। आम उत्पादन में लंगड़ा आम, अंधा आम, महंगा आम सब उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं, ठीक है? अग्रणी लीची उत्पादन में बिहार राज्यों पर नंबर 1 है। देखिए, विश्व के फल उत्पादक में क्या होगा, चीन नंबर 1 पर होगा और भारत नंबर दूसरे पर है। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व के सब्जी और मिलन उत्पादन में चीन फिर नंबर 1 पर और आपका भारत दूसरे नंबर पर है। जो इम्पोर्टेंट है वो ये यहाँ पर है, विश्व के आलू उत्पादन में चीन पहले नंबर पर और भारत दूसरे नंबर पर है विश्व के उत्पादन में। देखिए, विश्व के केला उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है। आइए, ये इम्पोर्टेंट है जो मैंने आप सबके लिए बताने के लिए निकाल रखा है। फल सब्जी मसाला में बागानी फसलों 3 अग्रणी देशों को देखना है। तो देश नहीं देखना है, सिर्फ हमें भारत देखना है। केला नंबर 1 पर है भारत में, अमरूद, आम और मैंगोस्टीन पर भारत नंबर 1 पर है। संतरा पर ब्राजील और दूसरे नंबर पर भारत दूसरे नंबर पर। पपीता पर भारत हमारा पहले नंबर पर है, ठीक है ना? उसके बाद सब्जी में मैंने कहा चीन के बाद भारत आएगा, बैंगन में चीन के बाद भारत आएगा और पत्ता गोभी में चीन के बाद भारत आता है हमारा। भिंडी में भारत नंबर 1 पर है, प्याज में भारत नंबर 1 पर है, ठीक है? आलू में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर आता है, टमाटर में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर आता है। इनको आप याद रखेंगे, ठीक है? चलिए, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो ये है, आम कहाँ पर होता है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ये राज्यवार है, ठीक है? ये क्या है, राज्य से संबंधित है। अमरूद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। आपका मस्क मेलन कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, नंबर 1 पर है। ठीक है, कुल सब्जी में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। आलू में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, बहुत से लोग पूछते हैं आलू में, तो आलू में नंबर 1 उत्तर प्रदेश का है, ठीक है? आप ज्यादा बनाएंगे तो क्लास हमको लग रहा है लंबी हो जाएगी, अभी क्लास काफी है ना, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल कराते हैं आपको 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट, वहां से शुरू करेंगे, ठीक है? वहां से क्यों शुरू करेंगे, ये भी तो निकल गया, ये कौन सा पार्ट था? हाँ, पशुधन एवं मत्स्य पालन से संबंधित बात करेंगे, ठीक है ना? तो कल यहीं से शुरू करेंगे अगली क्लास। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू। आप सभी लोग इसे ज्यादा से ज्यादा देखते रहें और आगे बढ़ाने का प्रयास भी करते रहें। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करने वाला है, ये एकदम श्योर है, क्योंकि एग्जाम से पहले जब इस तरह के मैटर मिल जाते हैं तो आपको बहुत काम आने वाला है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त रहिएगा और एग्जाम फोड़ कर आइए, फिर मेंस हम आप सभी लोगों को फोड़वाने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।